हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेट थ्योरी, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशन। रिलेशन के 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ साथ बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर आपको 100% सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट भी गेटवे क्लासेस ऐप पर मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ। तो देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले जो हमारे रिलेशन के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं उसको आप अच्छे से पढ़ के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहां पर आइए, क्योंकि देखिए रिलेशन में हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जहां पर मैंने रिलेशन का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें मैंने आपको रिलेशन का बेसिक पार्ट कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में हमने रिलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, या कह सकते हैं हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। तो जहां पर मैंने आपको 10 टाइप्स की रिलेशन बताई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सभी रिलेशन अच्छे से आनी चाहिए। उन 10 रिलेशंस में से 3 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। देखिए, एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अब ये सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ये हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कि ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है ना, यानी कि यहां पर जो सेट ए है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एम्प्टी सेट वो नहीं है। एंड आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, और इस सेट ए के ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है और वो रिलेशन है कैपिटल आर। आगे देखिए क्या कहा गया, देन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस आर को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे कब, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। देखिए, आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आज, ये सभी क्वेश्चन आप क्लास 12th में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक a कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, a कॉमा ए क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक। अगर a कॉमा ए किसी रिलेशन को बिलोंग करता, अगर इस रिलेशन r को बिलोंग करता है, देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। अब इस नोटेशन को ध्यान से समझिए, क्या है इसका मतलब। देखिए, a कॉमा ए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको जो सेट दे रखा है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर उन सभी एलिमेंट का डबलेट रिलेशन के अंदर आ जाता है, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाती है। देखिए, डबलेट का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई सेट मेरे पास ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब इस सेट के ऊपर कोई रिलेशन डिफाइन है, मान लीजिए एक रिलेशन है आर जो इस सेट के ऊपर डिफाइन है। अगर इस रिलेशन के अंदर 1,1 2,2 और 3,3 आ जाता है, बाकी और कुछ आता है, और भी आ सकते हैं, और ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों नंबर के डबलेट आ जाते हैं, डबलेट का मतलब क्या है, देखिए 1 का डबलेट 1,1,
2 का डबलेट 2,2, 3 का डबलेट 3,3। अगर सभी नंबर के डबलेट रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो यहां पर देखिए जरा, हमने क्या माना, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक जनरल एलिमेंट है ए क्या है, हमने कोई वेरिएबल की फॉर्म में मान लिया, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, अगर रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं अगर सभी एलिमेंट का डबलेट इस रिलेशन के अंदर आ जाता है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाती है। तो आपको किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए कॉमा ए उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा ए अगर इस रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ए है वो ए के साथ रिलेटेड है। ए क्या है, ए के साथ रिलेटेड है, तो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों एक ही बात है, यहां ए कॉमा ए अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो ए के साथ क्या है, रिलेटेड है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है। अब बात करते हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होती है ना, सिमेट्रिक। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक कब होगी। देखो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर किसी रिलेशन को ए कॉमा बी बिलोंग करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी। देखिए वो रिलेशन सिमेट्रिक तब होगी, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। मान लेते हैं सेट ए, क्या सेट को हमने क्या मान रखा, कैपिटल ए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर किसी रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक तभी कहलाएगी अगर उसके अंदर बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई? अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये देखिए ये जो सिंबल यहां पर मैं बना रहा हूं, इस सिंबल को हम बोलते हैं फॉर ऑल। ये सिंबल किस चीज का है, फॉर ऑल। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, देखिए ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो बी के साथ क्या है, रिलेटेड है। ए रिलेटेड टू, ए जो है वो बी के साथ क्या है, रिलेटेड है। ए रिलेटेड टू बी, है ना। दिस इंप्लाइज दैट अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी को भी ए के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी। तो बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इन दोनों लाइनों का मतलब सेम ही है ना भाई। ए कॉमा बी अगर इसको बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए और बी रिलेटेड है, और अगर बी कॉमा ए भी इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी कॉमा बी ए के साथ क्या रिलेटेड है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। अब यहां समझिए जरा, ट्रांजिटिव को अच्छे से समझिए। ट्रांजिटिव क्या है, देखिए अगर देखो इफ अगर ए कॉमा बी, देखो अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग करता है, एंड मतलब आर को बिलोंग करता है, और बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करता है, ध्यान से समझिए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी कहलाएगी। देखो अगर ए कॉमा बी कर रहा है और बी कॉमा सी कर रहा है तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। तो ए कॉमा सी भी क्या होगा, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए इस लाइन को ध्यान से समझिए। अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी कहलाएगी जब ए कॉमा सी भी उस रिलेशन को क्या करे, बिलोंग करे, है ना।
एक दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन ए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहां का क्या मतलब है कि ए बी से रिलेटेड है ना, एंड और बी किससे रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को भी सी के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा, ए रिलेटेड टू सी। अगर ए सी के साथ रिलेटेड है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव है। तो मेरे ख्याल से यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, है ना। देखो इन दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, है ना। आप इसको, इसका मतलब क्या है, सेम। सिमिलरली इन दोनों का मतलब भी क्या है, सेम है। तो यहां से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखो जितना मैंने यहां लिखा है ना, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए, यही लाइन आपको लगभग सभी क्वेश्चन में बार बार रिपीट करनी है, बस माइनर चेंजेस आपको करने हैं। यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर यही होगा जो मैंने यहां लिख दिया है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा वेरिएशन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद थोड़ा सा इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में पूछी जाती है। और देखिए आपके लिए नया कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप क्लास 12th में ये पढ़ के आए हैं डिटेल में, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंस क्लास, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए। यहां पर क्या कहा गया, मान लेते हैं कि हमारे पास आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन से सेट पर, सेट ए पर। सेट ए कैसा है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। आगे देखो, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए। अब देखो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज, ध्यान दीजिए, देखिए मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह से एलिमेंट है ना। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें से आपसे ए की क्लास पूछी जाएगी, बी की क्लास पूछी जाएगी, सी की क्लास पूछी जाएगी, है ना। इक्विवेलेंट क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी। तो यहां पर वही कहा गया है कि द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए। देखो ए की इक्विवेलेंस क्लास वो नंबर का सेट होगा जो ए के साथ रिलेटेड होगा, ए के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। मैं आपको अभी देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और, है ना, या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। देखो इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, यहां पर आएगा a, यहां पर a छूटा हुआ है ना, यहां क्या आएगा a, कॉमा x रिलेटेड टू a, यानी कि यहां पर वो सारे x आएंगे जो a के साथ रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इस क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास एक सेट है एबीसी, इसमें एलिमेंट है 3 और इसी सेट के ऊपर एक रिलेशन बना के हमें दिए। देखिए पहले से एक रिलेशन आपको बनी बनाई दी गई है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, वेयर आर इज क्लियरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए क्वेश्चन में कह दिया कि ये जो रिलेशन है कैसे रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर मान लो क्वेश्चन में ना कहा गया होता कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, मान लो आपसे पूछा होता कि बताइए ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो आप क्या करते। देखो सबसे पहली बात, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगी जब ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। अब जरा ध्यान दो, मैं यहां पर इस रिलेशन को डायरेक्टली, है ना, देखिए यहां पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस क्यों है। देखो जरा ध्यान से समझो इस बात को।
देखिए अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, और मैंने आपको बताया अगर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं अगर उन सभी एलिमेंट का डबलेट रिलेशन के अंदर आ जाता है तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगी। तो जरा चेक करो, क्या ए का डबलेट है? यहां पर ए कॉमा ए है। क्या बी का डबलेट है? बिल्कुल है। सी का डबलेट भी है। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म होगी कि रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आगे चलते हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? देखिए कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होती है? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होती है अगर उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहली बात, आप यहां पर उन एलिमेंट को चेक मत करना जो डबलेट है, क्योंकि डबलेट को चेक करने का कोई फायदा नहीं होता सिमेट्रिक में, है ना। अगर आप डबलेट को चेक भी करेंगे, मान लो आप ए कॉमा ए को चेक करते हैं, ए कॉमा ए, तो देखो ए कॉमा ए, तो इस रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए प्रेजेंट है। अब इसका उल्टा करो तो ए कॉमा ए का उल्टा भी ए कॉमा ए ही आएगा, है ना, तो वो भी यहाँ प्रेजेंट है। तो इसलिए डबलेट को जब आप चेक करोगे तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, इसलिए डबलेट को चेक करने का कोई फायदा नहीं है। आपको उनको चेक करिए जो डबलेट नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब मुझे इन तीनों को चेक नहीं करना, मैं किसको चेक करूंगा? ए बी को। अब देखो ए बी इसमें प्रेजेंट है, अब इसका उल्टा देखो, क्या बी ए प्रेजेंट है? तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। अब चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए भी आप क्या करो, डबलेट को चेक मत करो, जो डबलेट नहीं है उनको चेक करो। देखो अब यहां पर जरा ध्यान दो, ए कॉमा बी है इसमें, बिल्कुल है ना, ए कॉमा बी इसमें है, एंड और बी कॉमा ए भी है इसमें। देखो अगर इसमें ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। क्लियर है? तो अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है तो इसका मतलब इसमें ए कॉमा ए होना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है तो उसमें ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ए कॉमा सी भी क्या है? होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाती है। तो आप खुद ही देखो भाई, यहां पर सी नहीं है, सी की जगह ए है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, जो बीच वाला नंबर होता है बी और बी, इसको हटा देना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला होना चाहिए। तो देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, तो इसमें से इस बी को हटा दो, ए कॉमा ए इसके अंदर होना चाहिए, तो ए कॉमा ए तो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ आपको समझाया है, हमें यहां पर नहीं चेक करना था। हमें क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया कि ये क्या है, वेयर आर इज क्लियरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं आपको उनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। यानी कि हमें यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना ही नहीं था, हमें तो सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने सिर्फ आपको बताया है जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। चलिए अब यहां पर हमें करना क्या है, इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो मैं यहां पर इक्विवेलेंस क्लासेस लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो क्या है। देखिए सेट एक में कितने एलिमेंट है? 3, यानी कि यहां पर 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आपको लिखनी है। तो ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, जरा देखो ध्यान से, सेट ए की इक्विवेलेंस क्लास। तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखो, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ए की इक्विवेलेंस, इसको क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए। अब ध्यान देना, ए की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कैसे पता चलेगा? अब देखो जरा, देखिए ए के इक्विवेलेंट क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ रिलेटेड होंगे। देखो यही बात यहां पर लिखी थी, है ना, देखो ध्यान दो, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, है ना, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए। यानी कि इसके साथ वो एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ रिलेटेड होंगे। तो यहां पर आप मुझे देख के बताओ कि ए के साथ कौन कौन रिलेटेड है। देखो एक तो ए के साथ खुद ए ही रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए तो आएगा ही आएगा। दूसरा ए के साथ बी भी रिलेटेड है, देखो देख सकते हो आप दोनों जगह, ए के साथ कौन रिलेटेड है?
बी। तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास में ए आएगा और बी आएगा। ए किसी और के साथ रिलेटेड है क्या? नहीं, केवल ए और बी के साथ है बस। तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास में ए कॉमा बी आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है बी की, तो चलिए बी की इक्विवेलेंस क्लास लिख देते हैं। देखिए बी की इक्विवेलेंस क्लास, अब आप देखो बी के साथ कौन कौन रिलेटेड है। देखो बी के साथ एक तो बी ही रिलेटेड है, देखो जरा ध्यान से बी कॉमा बी आ रहा है, तो एक तो बी के साथ बी ही रिलेटेड है और एक बी के साथ ए रिलेटेड है ना। तो इसका मतलब इसमें भी ए कॉमा बी ही आ जाएगा। थर्ड, सी की इक्विवेलेंस क्लास, अब जरा ध्यान दो सी के साथ कौन रिलेटेड है। सी के साथ तो केवल सी ही रिलेटेड है, बाकी कोई और है ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास में केवल सी ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस। कितना आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्विवेलेंस क्लास आपको बतानी थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर आपको एक सेट दे रखा है ए 0 1 2 3 4 और यहां पर आपको कोई रिलेशन बना के दी गई है। सो दैट द रिलेशन, अब इसी सेट के ऊपर आपको एक रिलेशन दी गई है। देखिए काफी बड़ी सी है, 0,0 यहां से स्टार्ट है और यहां तक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको ये शो करना है कि जो रिलेशन आपको दे रखी है ये इक्विवेलेंस है, यानी कि इस बार आपको प्रूव करना है। लास्ट टाइम आपसे प्रूफ पूछा नहीं था, लेकिन इस बार आपसे कहा है कि शो करिए कि ये रिलेशन कैसी है, इक्विवेलेंस। कैसे शो करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही शो करेंगे। ऑल्सो फाइंड डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। अब इसके अंदर देखो 4 एलिमेंट है, आपको चारों की इक्विवेलेंस क्लास भी बतानी है। तो चलिए इक्विवेलेंस क्लास तो बहुत आसान है, वो तो आप अभी भी बता सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में ही बताएंगे। पहले हम ये प्रूव कर दें कि ये जो गिवन रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक तो सेट ए दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन को करने का एक बार प्रोसीजर देखिए क्या है, उसके बाद सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर सा डिफरेंसेस है। सेट ए के अंदर क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट है। अब यहां पर मैं रिलेशन आर को लिखने जा रहा हूं। देखिए रिलेशन आर, रिलेशन के अंदर देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है सब, तो इन ऑर्डर्ड पेयर को मैं लिख लेता हूं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0,0, दूसरा देखिए 0,0, मैं एक काम कर रहा हूं डबलेट वाले पहले लिख ले रहा हूं। 0,0 1,1 2,2, 0,0 1,1 2,2 3,3 और 4,4, सभी डबलेट इसमें प्रेजेंट है ना। अब बाकी बच्चे भी लिख लेता हूं। 0,4 है ना, 1,3 और 3,1 और 4,0 आ गए सभी, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। देखिए कॉमा यहां इनके बीच में भी कॉमा होता है, ध्यान रखना। चलिए ये हमारे पास क्या है? रिलेशन। हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है? इक्विवेलेंस। इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने का मतलब है आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ऐसी रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहां पर आपको रिलेशन बना के दी गई है, तो जब आपको रिलेशन बना के दी गई हो तब कैसे प्रूव करना है ध्यान से समझिए। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको रिलेशन बनी हुई नहीं मिलेगी, आपको केवल स्टेटमेंट मिलेगा। मतलब यहां पर आपके पास जो रिलेशन है वो रोस्टर फॉर्म में है, आगे जो रिलेशन आपको दी गई होंगी वो सेट बिल्डर फॉर्म में होंगी। तो अगर रोस्टर फॉर्म में दी गई है तो ध्यान दीजिएगा कैसे आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हमें इसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। तो अब जरा ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है कि सारे डबलेट प्रेजेंट हो। तो चेक करते हैं क्या सारे डबलेट यहां पर हैं। ध्यान दो, देखो सिंस, देखो सेट ए का पहला एलिमेंट है 0, तो 0,0 जो है क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ना भाई, 0 का डबलेट बिलोंग कर रहा है। दूसरा एलिमेंट है 1, क्या 1 का डबलेट इसको बिलोंग कर रहा है? हाँ ये भी बिलोंग कर रहा है।
क्या 2 का डबलेट बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। 3 का डबलेट भी बिलोंग कर रहा है और 4 का डबलेट भी बिलोंग कर रहा है, 4,4। यानी कि सभी नंबर के डबलेट इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर सेट के सारे एलिमेंट के डबलेट रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो आपने लिख दिया, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए ना। 4 ये सब हमारे पास प्रेजेंट हो गए, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा a जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। यानी कि सेट A में जितने भी a हैं, देखिए स्मॉल a का मतलब वेरिएबल है, यहां पर a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यानी कि सभी a के लिए a कॉमा a रिलेशन में क्या है? प्रेजेंट है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, देखिए दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू R और दिस इंप्लाइज दैट a is related to a for all a belongs to set A, belongs to set A, belongs to set A। अब जरा यहां पर ध्यान दो, so R is reflexive। R कैसे रिलेशन हो गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई, है ना। सो R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि यहां पर सबके डबलेट क्या है? प्रेजेंट है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन का या लिखने का तरीका होना चाहिए, इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी। तो यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं सिमेट्रिक को, जरा ध्यान देना। नाउ सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, देखिए ध्यान से देखो, सिमेट्रिक, अब जरा ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? देखो, अगर a कॉमा b प्रेजेंट है तो b कॉमा a भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो चेक करते हैं, मैंने आपको कहा था डबलेट को चेक करने की जरूरत नहीं है, डबलेट से आगे बढ़ते हैं। देखो 0,0, ध्यान देना जरा, सिंस 0,0 सॉरी 0,4 0,4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगी जब इसमें 4,0 भी बिलोंग करेगा। तो देखो 4,0 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब 1,3 को देखो, 1,3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्या 3,1 भी बिलोंग कर रहा है? डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है। देखो 3,1 भी है, तो यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 0,4 है तो 4,0 भी है, 1,3 है तो 3,1 भी है। अब ये 3,1 है, तो देखो 3,1 है तो 1,3 भी है। तो इसको मैं लिख देता हूं, अगर 3,1 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 1,3 भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 4,0, अब देखो, हालांकि ये पहले भी चेक कर चुके हैं हम, 4,0 अगर बिलोंग कर रहा है तो 0,4 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, है ना। सिमेट्रिक की सारी कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में लिखें तो हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट अगर a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग करता है तो b कॉमा a भी इसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट A। सो या इसको और कैसे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट अगर a b के साथ रिलेटेड है तो b भी a के साथ क्या है? रिलेटेड है। फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब सो R is symmetric, so R is symmetric। तो R क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो बहुत आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। देखो लिखने का तरीका एक बात समझना बहुत जरूरी है ना। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन रोस्टर फॉर्म भी दे रखी थी तो हमने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म का यूज कर लिया। आगे हमें सभी रिलेशन किसमें दी होंगी? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये सब इतना नहीं लिखना पड़ेगा, केवल इतना लिखना पड़ेगा। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप केवल इतना लिखेंगे, है ना। इसको भी केवल इतना लिखेंगे, यानी कि केवल 3 लाइन आपको लिखनी होंगी, 3 से 4 लाइन, जैसे यहां लिखी है और आगे लिखे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया। आगे देखो जरा,
अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव में क्या है, देखो यहां भी स्टार्ट करते हैं, यहां पर भी आप डबलेट को मत चेक करिए, सीधे यहां से स्टार्ट करते हैं 0,4। देखो 0,4 प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू आर, एंड क्या कोई एलिमेंट 4 से भी स्टार्ट है, देखो 0,4 और 4,0 भी प्रेजेंट है, देखो 0,4 है एंड 4,0 भी इस रिलेशन को प्रेजेंट है। देखो ए भी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, तो ए सी का भी प्रेजेंट होना जरूरी है। अब देखो क्या है, ध्यान देना जरा, अगर 0,4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और 4,0 भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 0,0 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकती है। फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए कॉमा, फॉर ऑल ए और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट, है ना। यहां पर हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, देखिए यहां पर केवल हम बिलोंग्स आर तक लिख रहे हैं ना, हाँ इसको आगे लिखेंगे। चलिए तो यहां पर क्या कर रहा है, ध्यान दो, अगर 0,4 है, 4,0 है, तो 0,0 भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट है ये भी बिलोंग करना चाहिए, तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, आप देख सकते हैं चेक करके। देखो अगर 0,4 ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, बात अलग है कि सी की जगह फिर ए आ गया, है ना, तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है, यानी कि 0,0 है रिलेशन के अंदर, 0,0 क्या है, प्रेजेंट है, तो यानी कि यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा देखो जरा, देखो 0,4 बिलोंग्स टू आर एंड देखिए 4 से एक एलिमेंट और स्टार्ट है, 0,4 एक तो 4,0 था, एक 4,4 भी है, तो 4,4 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, अब जरा ध्यान से देखो, अगर 0,4 और 4,4 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये 0,4 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 0,4 तो बिलोंग कर ही रहा है, यानी कि यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 0,4 से हमने किया था, तो 4,0 भी हो गया और 4,4 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 1,3, देखो जरा 1,3, 1,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड 3,1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर 1,3 और 3,1 बिलोंग कर रहा है, तो यहां से पहला और लास्ट 1,1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा है, बिलोंग बिल्कुल कर रहा है भाई, 1,1 तो है ही रिलेशन के अंदर। आगे चलते हैं, तो 1,3 और 3,1 भी हो गया, है ना, 3 से कोई और स्टार्ट है क्या, देखो 1,3 और 3,3 भी है, 1,3 ध्यान दीजिए, 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट, देखो अब यहां पर देखो 1,3 और 3,3 बिलोंग्स कर रहा है, तो यहां पर 1,3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहां से भी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और आगे चलें, देखो तो हमने 1,3 3,1 3,3 को चेक कर लिया, अब हमारे पास आता है 4,0। अब देखो 4,0 और 0,4, तो 4,4 भी प्रेजेंट है। चलिए लिख देता हूं इसको भी, देखिए कहां से स्टार्ट कर रहे थे, 4,0, हालांकि हम 0,4 इधर चेक कर चुके हैं सब। देखो 4,0 और क्या क्या बन रहा है, 4,0, चलिए लिख देता हूं इसको, 4,0 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड, और 4 से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, 4,4 स्टार्ट हो रहा है, 4,4 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगी जब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी बिलोंग करेगा, यानी कि 4,4 भी बिलोंग करेगा, और आपने देखा 4,4 भी बिलोंग कर रहा है। अब आगे चलते हैं, देखो अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है,
तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट के। तो यही तो मतलब हो गया इसका। ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। यानी कि यहां पर हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। या इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए है वो बी के साथ रिलेटेड है ना, एंड जो बी है वो सी के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब यह है कि ए को भी सी के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। तो यहां से अब फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव। देखिए अगर आप अपने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अगर आप केवल इतना भी लिख के आ जाते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कितना, यहां से ये लिख दीजिए, है ना, यहां से इतना लिख दीजिए और यहां से इतना लिख दीजिए, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होती है। क्लियर है ना। तो अगर आपको रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दे रखी है तो प्रॉपर तरीका यही कहता है कि आप पहले जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको प्रूफ करके दिखाइए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन जो है यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इक्विवेलेंस क्लास और निकालनी है। तो इसमें हमें सभी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास यहां पर लिखनी है। देखिए नाउ इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस लिखना। तो सबसे पहले किसकी इक्विवेलेंस क्लास आएगी, पहला एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले 0 की इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं। देखिए 0 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि 0 किस किस के साथ रिलेटेड है। देखो जरा ध्यान से, एक तो 0 0 के साथ रिलेटेड है, एक 4 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 0 0 के साथ है और 4 के साथ है। तो 0 हमारा केवल दो ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, 0 के साथ और 4 के साथ। तो 0 और 4 आ जाएगा इसके इक्विवेलेंस क्लास में। दूसरा 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं। तो देखो 1 जरा किस किस के साथ रिलेटेड है, ध्यान से देखो। 1 यहां पर एक तो 1 के साथ ही रिलेटेड है, 3 के साथ रिलेटेड है, 1 के साथ रिलेटेड है और 3 के साथ रिलेटेड है, बस दो, 1 के साथ और 3 के साथ। उसके बाद देखो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएगा। 2 किस किस के साथ रिलेटेड है, 2 यहां पर 2 के साथ रिलेटेड है और बस 2 के साथ ही रिलेटेड है और किसी के साथ तो है ही नहीं। तो 2 यहां केवल 2 के साथ रिलेटेड है तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा। 3 की इक्विवेलेंस क्लास में देखो कौन कौन आएगा। 3 किस किस के साथ रिलेटेड है, 3 1 के साथ रिलेटेड है, 3 यहां भी 1 के साथ रिलेटेड है और 3 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 1 और 3 आएगा इसकी इक्विवेलेंस क्लास में, 1 और 3। उसके बाद देखो 4 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आ रहा है। 4 किस किस के साथ रिलेटेड है, 4 आपका रिलेटेड है एक तो 0 के साथ और दूसरा 4 के साथ। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा 0,4। नाउ ये क्वेश्चन अब आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि अगर इक्विवेलेंस क्लास आपको रोस्टर फॉर्म में दी है तो आपको कैसे प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहां पर क्या है, आपके पास एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें बीच वाले 4 5 6 भी हैं। और आर जो है ये रिलेशन आपको देखो, इस बार जो रिलेशन है आपको वो सेट बिल्डर फॉर्म में दी है। तो जब आपको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दी होती है तो आपके क्वेश्चन की लेंथ थोड़ा छोटी हो जाती है, रोस्टर फॉर्म में लेंथ थोड़ा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां आपको सभी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ता है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। क्या है ये रिलेशन, देखो रिलेशन है x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर x, y का
है ना। तो रिलेशन के अंदर x, y टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे कब, अगर x माइनस वाई डिविजिबल होगा 3 से। अब जरा ध्यान से देखो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए यहां पर सीधे लिखते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इक्विवेलेंस रिलेशन होगी कब होगी, इफ, अगर जो हम नीचे 3 कंडीशन है अगर उनको हम प्रूव कर देते हैं, है ना, कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो इक्विवेलेंस होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, इफ सबसे पहले प्रूव करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यानी कि चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि हम प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। चलिए देखिए कैसे रिफ्लेक्सिव। अब जरा ध्यान देना, देखो मान लेते हैं फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए। हमने मान लिया कि सेट ए को, सेट ए नहीं है यहां पर, सेट एक्स है, और यहां पर मैं स्मॉल एलिमेंट भी स्मॉल एक्स मानूंगा। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना। देखो कैपिटल एक्स क्या है, सेट का नाम, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको मैंने कह दिया एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल है, क्लियर है। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इस सेट के अंदर केवल वही एलिमेंट्स आ सकते हैं, देखिए वही ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं जिनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो। तो अब हम यहां पर ये चेक करने जा रहे हैं क्या x, x इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। देखो इस रिलेशन के अंदर x, x तभी आ सकता है अगर x माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो 3 से डिविजिबल हो। तो चलिए यहां पर जरा चेक करते हैं। देखो अब ध्यान देना, यहां पर x माइनस एक्स क्या होता है, x माइनस एक्स होता है 0। क्या 0 3 से डिविजिबल है, क्या 0 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 0 तो सभी से डिविजिबल होता है, विच इज डिविजिबल बाय 3। भाई 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, तो जब सबसे डिविजिबल होता है तो 3 से भी होगा, है ना। भाई 0 को तो आप किसी भी चीज से डिवाइड कर दो, 0 ही आएगा। तो x माइनस एक्स क्या है, 0 है, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू रिलेशन R। देखिए क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है जो कंडीशन दी थी वो फुलफिल हो गई। कंडीशन क्या दी थी कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर x है और यहां पर y है, अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस यानी कि अगर x में से y को माइनस कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी अगर वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ सकता है। तो हमने यहाँ x की y की जगह भी x रख दिया और यहां भी x रख दिया, तो x माइनस एक्स हो गया 0, और 0 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब x, x इस रिलेशन के अंदर आएगा। और अगर x, x इस रिलेशन के अंदर आ गया तो इसका मतलब इसके अंदर सारे डबलेट आ गए, क्योंकि x तो वेरिएबल है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू यहां पर 1 2 3 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है। तो फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, x रिलेटेड टू x, x क्या हो गया, x के साथ रिलेटेड हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सो R इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। देखो कितनी आसानी से चेक हो गया, कुछ नहीं करना था, है ना। फॉर एनी x बिलोंग्स टू सेट x, x माइनस एक्स, बस आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, x माइनस एक्स 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आगे चलते हैं और सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। देखिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ये हम चेक करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। देखिए जब आप सिमेट्रिक चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहां पर मान लेते हैं लेट a, b। सिमेट्रिक के लिए आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, मैंने एक को a ले लिया, एक को b ले लिया, और ये दोनों सेट a को बिलोंग कर रहे हैं। लेट, अच्छा यहां पर a b नहीं, यहां पर x y लेना पड़ेगा,
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट x, क्योंकि यहां पर सेट क्या है, कैपिटल X है। देखो तो मान लिया कि x कॉमा वाई दो एलिमेंट है जो सेट x में बिलोंग करते हैं, सच दैट है ना, ये x सेट को बिलोंग करते हैं सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन R, और ये जो x कॉमा वाई है रिलेशन R को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब यहां पे इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए जब आप सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो सिमेट्रिक के केस में आपको क्या करना होगा, पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि x कॉमा वाई इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये हमने अपनी तरफ से माना है, हमें दिया नहीं गया, कंसीडर किया है। और सिमेट्रिक जब भी आपको प्रूव करना होगा तो आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा कि a कॉमा बी उसमें बिलोंग कर रहा है, और प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है। तो ध्यान देना, यहां पर मैंने मान लिया कि x कॉमा वाई जो है इस रिलेशन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और मुझे अब ये प्रूव करना है कि y कॉमा एक्स भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए अगर x कॉमा वाई इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। सीधी सी बात है, अगर हमने ये माना है कि x कॉमा वाई इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x माइनस वाई जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे जरा ध्यान दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए x माइनस वाई क्योंकि 3 से डिविजिबल है, क्या है, x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3n। देखिए ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, एक्चुअल में x माइनस वाई अगर 3 से डिविजिबल है तो जब आप x माइनस वाई को 3 से डिवाइड करोगे तो कोई इंटीजर नंबर ही मिलेगा, है ना, कोई इंटीजर नंबर मिलेगा। तो n क्या है, यहां पर इंटीजर है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 है, 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो अगर 15 3 से डिविजिबल है तो हम इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 3 का मल्टीपल होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो अगर ये x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है तो मैं इसको 3 इंटू एन लिख सकता हूं। अब n मुझे नहीं पता है कितनी बार डिवाइड हो रहा है, जितनी बार भी डिवाइड हो रहा होगा वो n है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर जो n है वो क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आगे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ माइनस कर दूं, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3n, क्या ये ट्रू होगा? देखो एक बात, सिंपल सी बात है, अगर 6 3 से डिविजिबल है तो -6 भी तो 3 से डिविजिबल होगा। बात अलग है कि आंसर माइनस में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल था तो अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा, बस आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये भी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जरा ध्यान दो, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये y प्लस हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब y माइनस एक्स जो होगा वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। देखो y माइनस एक्स जो है 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब y माइनस एक्स क्या है, 3 से डिविजिबल है। अगर y माइनस एक्स 3 से डिविजिबल है तो दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन R। अगर y माइनस एक्स 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब y कॉमा एक्स रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों? देखो जब x कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा था तो x माइनस वाई डिविजिबल था 3 से, तो सीधी सी बात है अगर y माइनस एक्स 3 से डिविजिबल है तो y कॉमा एक्स भी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो देखो यहां पर हमने माना था कि x कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और हमने प्रूव कर दिया कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो अगर x कॉमा वाई करेगा तो y कॉमा एक्स भी करेगा, और इसका मतलब क्या हो गया, सो R इज सिमेट्रिक। इसलिए R कैसे रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक क्यों है। अब हमारे पास बचता थर्ड, और थर्ड में हमें क्या बताना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो देखिए थर्ड पार्ट भी प्रूव कर लेते हैं इसका, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए, है ना। देखिए
अब मुझे यहां पर प्रूव करना है ट्रांजिटिव, तो बहुत आसानी के साथ ट्रांजिटिव भी प्रूव हो जाएगा। देखिए जरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है ना, ध्यान दीजिए कैसे प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव को। सबसे पहले देखो, जब भी आपको सिमेट्रिक मानना हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो सबसे पहले आप क्या करो, दो एलिमेंट कंसीडर कर लो उस गिवन जो भी सेट आपको दे रखा है, उस सेट के अंदर दो एलिमेंट मान लो कि उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। देखो यहां पर सेट एक्स दिया था और यहां पर एलिमेंट एक्स वाई दिए थे, इसलिए मैंने एक्स वाई माना। अगर आपको एलिमेंट ए बी की फॉर्म में दे रखे, एबीसी की फॉर्म में दे रखे हो तो आप ए बी मानना, और सेट अगर आपको ए दे रखा हो तो यहां पर ए आ जाएगा। तो जब आप सिमेट्रिक प्रूव करो तो सबसे पहले दो एलिमेंट मान लो कि सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट, और उसके बाद जो दो एलिमेंट आपने माने हैं वो उस रिलेशन, उनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो आप कंसीडर करेंगे। यानी कि ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी सभी क्वेश्चन में आने वाली है सिमेट्रिक में, ठीक। और जब आप रिफ्लेक्सिव प्रूव करने जाएंगे तो कोई भी एक एलिमेंट मान लो सेट एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो ये लाइन भी आपकी सब में फिक्स है। देखिए यहां पर कुछ लाइन एकदम फिक्स है, ये लाइन आपको सब जगह लिखनी है, हर क्वेश्चन में लिखनी है, ये लाइन भी आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। बाकी ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होगी अगली लाइन उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर है। सिमिलरली ट्रांजिटिव में भी आपकी लाइन फिक्स होती है। देखिए क्या फिक्स होती है, जरा ध्यान दीजिए। ट्रांजिटिव में लेट x, y, z belongs to set x such that अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, such that, देखो such that x, y belongs to relation R and y, z belongs to relation R। ये हमने माना है अपनी तरफ से कि x, y भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और y, z भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि x, z भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखो हमने माना क्या है कि x, y बिलोंग कर रहा है और y, z बिलोंग कर रहा है, प्रूफ क्या करना है, x, z भी बिलोंग करेगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो अगर x, y इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। सीधी सी बात है, अगर x, y बिलोंग कर रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा। एंड अगर y, z भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y माइनस z इज डिविजिबल बाई 3। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी भाई, सीधी सी बात है, अगर x, y बिलोंग कर रहा है तो इसका x माइनस वाई 3 से डिविजिबल होगा, और अगर y, z बिलोंग कर रहा है तो y माइनस z 3 से डिविजिबल होगा। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख लेता हूं, इसी चीज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए देखो, दिस इंप्लाइज दैट अगर x माइनस वाई 3 का डिविजिबल है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 3n1, एंड अगर y माइनस z 3 से डिविजिबल है तो क्या मैं इसको 3n2 लिख सकता हूं। n1 और n2 क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर है, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा, y माइनस z भी 3 का डिविजिबल है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा। n1 और n2 क्या है, इंटीजर है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दो। देखो ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, और आप जानते हैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होती है और राइट साइड राइट के साथ ऐड होती है। तो यहां पर मैं अगर इनको ऐड करूंगा तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3n1 प्लस 3n2। यहां पर देखो y से y कट गया, बचा क्या, x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 कॉमन आएगा, n1 प्लस n2। अब एक बात बताओ, x माइनस जेड जो है वो 3 का मल्टीपल है। फिर से देखो n1 प्लस n2 क्या हो गया, दो इंटीजर का सब इंटीजर ही आएगा, यानी कि अगेन x माइनस जेड जो है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है, और अगर x माइनस जेड 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब x माइनस जेड 3 से डिवाइड होगा, और अगर x माइनस जेड 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब x, z रिलेशन को बिलोंग करेगा, x, z बिलोंग्स टू R। और x, z ने अगर रिलेशन को बिलोंग कर दिया तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसी हुई, ट्रांजिटिव।
भाई यही तो हमें प्रूव करना था। सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों ही समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन आर कैसी होगी हमारी, ट्रांजिटिव हो गई है ना। और लास्ट में हम कह सकते हैं हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो यहां पर देखो स्टेप फिक्स है। जब आप रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तो सबसे पहले कोई एलिमेंट सेट के अंदर मान लेंगे, फिर क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दे रखी होगी उस कंडीशन को यहां प्रूव कर देंगे, है ना। जब आप सिमेट्रिक प्रूफ करने जाएंगे तो पहले आप दो एलिमेंट सेट के अंदर मानेंगे और इस तरीके से मानेंगे कि x, y उसको बिलोंग करे। यानी कि सबसे पहले आप एक ऑर्डर पेयर मान लेंगे कि रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, उसके बाद गिवन कंडीशन का यूज करेंगे। ट्रांजिटिव में भी पहले आप मान लेंगे कि दो ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे कि तीसरा ऑर्डर पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करेगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो ट्रांजिटिव है। तो यहां पर दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम तीन क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां पर एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट है इसमें, और आर एक रिलेशन है और ये जो आर रिलेशन है ये ए क्रॉस ए में डिफाइन है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ए क्रॉस ए की बात हो रही है। अब ये ए क्रॉस ए क्या होगा, देखो ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। जैसे यहां पर 1 से लेके 9 तक लिखा है तो यहां पर 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा। इस तरह से 81 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। तो हमारी जो रिलेशन है इस बार ए क्रॉस ए पर डिफाइन है, ए पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब इस बार जो हमारे पास रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे। तो ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, यहां पर एक सेट ए है और आर रिलेशन डिफाइन है ए क्रॉस ए में, डिफाइंड बाय। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखो डिफाइंड बाय ए कॉमा बी जो होगा वो सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड होगा। अब देखो इससे पहले तक क्या होता था, ए रिलेटेड बी ऐसे होता था, लेकिन अब यहां पर ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है ऑर्डर्ड पेयर के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये खुद एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, ये खुद ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आ रहे होंगे। तो इसलिए यहां पर इस बार इनको डायरेक्ट लिखा गया, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। देखो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये सेट ए है और एक रिलेशन डिफाइन है ए क्रॉस ए में, किस तरह से डिफाइन है, देखो डिफाइन इस तरीके से कि अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है ना, ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड होगा कब, अगर ए प्लस डी और बी प्लस सी का सम बराबर होगा। अब देखो इसको जरा ध्यान से समझो एक्चुअल में है क्या। देखो ए प्लस डी यानी कि यहाँ फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट को ऐड किया गया है और यहां पर ये जो बीच वाले दोनों हैं इनको ऐड किया गया है। तो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी आपस में रिलेटेड होंगे अगर ए और डी का सम बी और सी के सम के बराबर होगा तो ये रिलेटेड होंगे। तो हम बहुत आसानी से पता चल गया, यानी कि हम बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इस कंडीशन से। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू सेट ए क्रॉस ए, यहां पर इस बार सब ए क्रॉस ए को बिलोंग करेंगे, ध्यान रखना। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करेंगे, देखिए आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी इफ, देखिए कब होगी आर इक्विवेलेंस रिलेशन, जरा ध्यान दीजिए। इफ सबसे पहले वो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अब यहां पर जरा ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की यहां पर बात हो रही है
कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होती है जब सेट के सभी एलिमेंट का डबलेट उसमें प्रेजेंट हो। और इस बार जो सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, आपको ये वाला सेट नहीं देखना इस बार। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो इसमें डिफाइन है ना, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। किस में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। तो यहां पर जरा ध्यान देना, फॉर, देखिए सेम लाइन लिख रहा हूं मैं, फॉर एनी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस, यानी कि मान लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट जो कि हमारा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए कॉमा ए, इस ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। और हमें यह प्रूव करना है कि ए क्रॉस ए जो है वो रिलेशन को भी बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। यहां पर देखो क्या कहा गया कि ए जो होगा, ए भी रिलेटेड होगा सी डी से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहां पर देखो जरा, ए कॉमा ए रिलेटेड होगा ए कॉमा ए से इफ, देखो ए कॉमा ए से रिलेटेड कब होगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन ये कहती है कि पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दोनों को ऐड कर दो तो ए प्लस ए आएगा इज इक्वल टू, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। देखो ये तो हो गया। अब आगे देखो जरा, देखिए ए प्लस डी यानी कि फर्स्ट और ये ऐड कर दिए। यहां पर है बी प्लस सी, बी प्लस सी का मतलब है ये दोनों एलिमेंट, तो ये दोनों फिर से ए प्लस ए। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देख के बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है? भाई ये कंडीशन तो ट्रू है ना। देखो ए कॉमा ए से रिलेटेड होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये जो यहां पर लिखी है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो देखो सेटिस्फाई हो चुकी है। यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, सॉरी ए बी सी डी। तो ए प्लस डी का सम ए प्लस ए और बी प्लस सी का सम बी प्लस ए, दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन हमारी ट्रू है। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए रिलेटेड हो गया ए कॉमा ए से। और ए कॉमा ए अगर ए कॉमा ए से रिलेटेड है ना, फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो अब हम ये कह सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो कैसे प्रूव किया, एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया। हमने मान लिया कि ए कॉमा ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा ए से रिलेटेड होगा अगर ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए हो जाए, जो कि ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ए कॉमा ए से रिलेटेड है फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर कैसे रिलेशन हो गई? रिफ्लेक्सिव हो गई। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। देखिए तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ, देखो यहां पर भी अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं कि आप इस लाइन को लिखें। भाई ए कॉमा ए से रिलेटेड होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और वो सेटिस्फाई हो चुकी है तो आप सीधे यहां से कह सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। इतना भी अगर आप लिख देते हैं ना तो सफिशिएंट है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर कैसे रिलेशन हो गए? रिफ्लेक्सिव हो गई। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक, अब देखिए कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक के लिए पहले आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। तो लेट ए कॉमा बी, देखो यहां पर ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ध्यान देना, ए कॉमा बी है ना, ये एक यहां पर क्या है? एलिमेंट है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए such that a कॉमा बी, देखो हमने यहां पर क्या मान लिया कि जो a कॉमा बी है वो रिलेटेड है c कॉमा डी से। ऐसा हमने एज्यूम किया है कि a कॉमा बी जो है वो c कॉमा डी से क्या है? रिलेटेड है। और हमें प्रूव ये करना है
कि सी कॉमा डी जो है वो ए कॉमा बी से क्या होगा, रिलेटेड होगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो ए कॉमा बी अगर सी कॉमा बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यही तो दिया हमें। अगर ये रिलेटेड है तो ए प्लस डी और बी प्लस सी बराबर होंगे। अब आगे देखो, क्या मैं इस बी प्लस सी को लेफ्ट में लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी। भाई कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, आपने आरएचएस को एलएचएस में लिख दिया, एलएचएस को आरएचएस में लिख दिया, तो आप इक्वेशन के अंदर लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं। तो ये बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी आ गया। अब आगे देखो जरा, अब इसमें क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो सी कॉमा डी है, देखो यहां लिख देता हूं प्रूफ क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। पहले मुझे प्रूफ करना है कि सी कॉमा डी जो है वो रिलेटेड होगा, सी कॉमा डी रिलेटेड होगा ए कॉमा बी से, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखो ये कब प्रूफ हो सकता है? ये प्रूफ तब हो सकता है अगर सी प्लस बी इक्वल हो जाए डी प्लस ए के, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। फर्स्ट और लास्ट सी प्लस बी और बीच वाले दोनों आपस में आ जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो जरा, यहां पर बी प्लस सी है, तो क्या मैं इस बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों बराबर ही तो होते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, क्या ए प्लस डी को मैं डी प्लस ए लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट अगर सी प्लस बी और डी प्लस ए बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी कॉमा डी, देखिए सी प्लस बी लास्ट में आएगा, ठीक है, सी प्लस बी, तो यहां पर हमारा आ गया सी प्लस बी, बी लास्ट में जाएगा। तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। देखो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सी प्लस बी और डी प्लस ए, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गया, रिलेटेड हो गया एक दूसरे से। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार आप अपने आप बैठ के करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर सी प्लस डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से, देखो हमने माना क्या था कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है, और प्रूफ क्या कर दिया कि सी कॉमा डी ए कॉमा बी से रिलेटेड है। तो यानी कि हमने माना यह था कि ए बी से रिलेटेड है और प्रूफ कर दिया कि बी ए से रिलेटेड है। और अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो अब आप कह सकते हैं सो आर इज सिमेट्रिक। आर कैसे रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव। तो चलिए ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। नाउ ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। ट्रांजिटिव तो किसी भी रिलेशन को अगर आप ट्रांजिटिव प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, देखो सबसे पहले आप मान लेंगे कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा डी कॉमा ई, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट मानने होते हैं, तो हमने 3 एलिमेंट मान लिए। क्योंकि यहां पर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ए कॉमा बी सी कॉमा डी डी कॉमा ई बिलोंग्स टू सेट, क्या है यहां पर सेट है हमारा ए क्रॉस ए, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, सच दैट अब देखो सच, ये लाइन तो फिक्स है, सच दैट। अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है, सच दैट ए कॉमा बी जो होगा ये रिलेटेड होगा सी कॉमा डी से, सी कॉमा डी से, एंड और जो सी कॉमा डी होगा ये रिलेटेड होगा डी कॉमा ई से। ये तो हमने माना है कि ए कॉमा बी जो है वो सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड है और सी कॉमा डी जो है वो डी कॉमा ई के साथ रिलेटेड है। क्योंकि ट्रांजिटिव में हम क्या मानते थे कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, ए कॉमा बी का मतलब क्या होता था कि ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है एंड बी जो है वो सी के साथ रिलेटेड है। तो अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है, और अगर आप ये प्रूव कर दें कि ए सी के साथ रिलेटेड है, तो आपकी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर भी सेम चीज है, हमने मान लिया, आप इसको मानो कि ये ए है और ये बी है,
तो ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी के साथ रिलेटेड है, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है यहां पर कि ए कॉमा बी रिलेटेड है डी कॉमा ई के साथ। अब देखो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। भाई सीधी सी बात है, यही तो हमें गिवन कंडीशन है कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड होगा अगर ए का और डी का सम और बी का और सी का सम बराबर होगा। तो उसी चीज का हमने यहां यूज किया। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड, और अगर ये दोनों रिलेटेड है आपस में तो इसका मतलब सी प्लस ई, और यहां पर एक चीज ए बी सी डी, यहां पर ई एफ आएगा। हाँ यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहां पर आएगा डी तो आ चुका ना पहले ही, यहां पर थोड़ा करेक्शन देखिए, ए कॉमा बी सी कॉमा डी और डी कॉमा ई, सॉरी डी कॉमा ई नहीं, ई कॉमा एफ, ई कॉमा एफ। ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है, सी कॉमा डी रिलेटेड होगा ई कॉमा एफ से। अब देखो देखिए यहां पर फर्स्ट एलिमेंट सी और लास्ट एलिमेंट एफ, तो इसका मतलब सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये तो हमने जो एज्यूम किया था उसके बेसिस पर आया है। अब आगे देखो जरा, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होगी, इसका मतलब ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू राइट साइड के साथ ऐड होगी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, सी प्लस एफ डी प्लस ई। ठीक, देखिए यहां पर कैंसिल हो जाएगा आपका, एक तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, बचा जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या बचा यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ये बचा। और हमें प्रूफ क्या करना था, अब अगर आप ध्यान दो हमें प्रूफ ये करना है कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेटेड होगा ई कॉमा एफ के साथ। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। देखो ए प्लस एफ और बी प्लस ई, यानी कि जब आप ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आपने प्रूफ कर दिया तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो ई कॉमा एफ से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप चेक कर सकते हैं, देखो ए प्लस एफ का सम बी प्लस ई के बराबर है। क्लियर है। तो अब यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से ये बात प्रूफ हो जाती है कि हमारी जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है ना, जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। सो आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसे रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर कैसे रिलेशन हो गई, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। अच्छा यहां पर एक चीज और देखिए, जैसे मैं यहां पर ये सारी चीजें मैंने लिखी है ना, इफ ए कॉमा ए ये ट्रू हो गया, आर यहां पर रिफ्लेक्सिव हो गई, फॉर एनी ए कॉमा ए बिलोंग्स ए कॉमा ए क्रॉस ए। देखो ऐसा ही मैंने यहां पर भी स्टार्टिंग में मान लिया। तो सभी जगह मैंने स्टार्टिंग में मान लिया है कि ये जो हमारा लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा, हाँ ये आपको ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को आप यहां की जगह पर कई बार क्या होता है बुक्स में यहां लिखा होता है, जैसे यहां प्रूव करा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ प्लस इक्वल टू डी प्लस ई, और इसके बाद लिख देंगे क्या लिख देंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर आपने लिख दिया, यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब हमें पढ़ना क्या निकालना, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी, इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो यहां पर आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी है और सबकी नहीं पूछी है, केवल एक ही एलिमेंट की पूछी है। उस एलिमेंट का क्या है, देखो 2,5। देखिए यहां पर ये क्या इक्विवेलेंस क्लास पूछी है 2,5 की। तो अब मैं यहां पर 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास लिखने जा रहा हूं। देखिए 2,5
इसकी लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास। देखिए कैसे लिखी जाएगी 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा। 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में भी ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। देखो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जरा ध्यान देना। देखो यहां पर एक्चुअल में क्या है 2,5, 2,5, तो मैं यहां समझा देता हूं। देखो मेरे पास है 2 और है 5, मुझे करना क्या है, देखो 2 और 5, ये जो 2 और 5 है दोनों अलग अलग साइड आएंगे। देखो जैसे यहां पर था ए बी रिलेटेड टू सी डी, चलिए इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो इसका मतलब ए प्लस डी का सम बी प्लस सी के बराबर होगा। ध्यान देना, ए प्लस डी का सम बी प्लस सी के बराबर होगा। यानी कि जो ए और बी है पहला वाला, अगर मुझे इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा। देखो ये जो ए और बी है, एक ए लेफ्ट में आ रहा है और बी राइट में जा रहा है, तो यहां पर 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो आप क्या करो, एक 2 को तो लेफ्ट में रखो जैसे यहां ए को रखा, और 5 को राइट में रखो जैसे यहां बी को रखा। अब आपको क्या करना है, यहां पर इस 5 के साथ में देखिए नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप एक काम करो, इसमें सबसे पहले 1 ऐड करो, तो ये कितना हो गया 5 + 1 6 हो गया। तो यहां पर भी आप एक ऐसा नंबर लिखो जिससे कि इसका सम भी 6 आ जाए। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 4, क्या लिखना पड़ेगा 4। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, यानी कि यहां पर देखो इधर वाला जो एलिमेंट है ये 1, ये सी का काम कर रहा है, और ये जो 4 है ये डी का काम कर रहा है ना। ये सी का काम कर रहा है और ये डी का काम कर रहा है, और सी पहले आएगा डी बाद में आएगा। तो इसका मतलब यहां पर पहला जो मेरा एलिमेंट आ रहा है वो 1,4 आ रहा है। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास का पहला एलिमेंट क्या हो गया 1,4 हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या करो, अब एक काम करो, फिर से वही बार बार रिपीट करना है। देखो अब यहां पर 2 ऐड करो, कितना हो गया 7। अब यहां मैं 2 के साथ क्या ऐड करूं कि 7 हो जाए। देखिए 2 के साथ क्या ऐड करूं कि 7 हो जाए। तो आप एक काम करो 2 के साथ ऐड करो 5, तो 7 हो जाएगा। तो यहां पर एलिमेंट क्या बनेगा 2,5। उसके बाद आगे बढ़ो, अब यहां पर 3 ऐड करो, है ना। यहां पर क्या ऐड करो 3, तो यहां पर 3 ऐड करोगे तो 8 हो गया। इसको 8 बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब 3,6। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 3 की जगह 4 ऐड करके देखो, 4 ऐड करा तो ये 9 हो गया। इसको 9 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4,7 हो गया। नेक्स्ट और आगे चलते हैं। अब यहां पर एक काम करो, आप 5 ऐड करो, क्या ऐड करो 5, तो ये 10 हो गया। इसको 10 बनाने के लिए 8 ऐड करना पड़ेगा, 5,8। अब यहां पर 5 की जगह 6 ऐड करो, 6, यहां पर 6 ऐड करा, ये 11 हो गया। इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 6,9। अब यहां पर अगर आप 7 ऐड करोगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसको 12 बनाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, और 10 तो आपके सेट में है ही नहीं, तो आगे नहीं करना कुछ भी, कंप्लीट हो गया हमारा। और यही हमारी इक्विवेलेंस क्लास है इसकी। देखिए यहां पर एक ही इक्विवेलेंस क्लास पूछी थी, क्योंकि यहां पर अगर सभी की इक्विवेलेंस क्लास पूछी होती तो बहुत समय लग जाता आपको कैलकुलेट करने में, इसलिए यहां पर एक ही इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछी गई। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो वो सभी क्वेश्चन एक ही जैसे, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप 7-8 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि लगभग स्टेप सब में सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या करना जरा ध्यान दीजिए। यहां पर हमारे पास एक रिलेशन है ए, है ना, और ये जो रिलेशन है ये r क्रॉस r दिए। इसका मतलब समझते हैं क्या है, तो समझ लेते हैं इसको। पहले एक बार ध्यान से देखिए क्या है। देखो यहां पर लेट a इक्वल टू r क्रॉस r, ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, और सेट क्या है r क्या है यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी कि सीधी देखिए, आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक। एंड डिफाइन द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए, और इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है आर। देखो यहां पर जो ये आर है ये रियल नंबर का है, और यहां पर जो आर है ये रिलेशन का है। देखो a, b जो होगा वो c, d से रिलेटेड होगा, कब
इफ एंड ओनली इफ a square plus b square equal to c square plus d square, verify that r is an equivalence relation। आपको ये वेरीफाई करना है कि r इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहां पर हमें प्रूव करना है कि r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी इफ, देखिए कब होगी जरा ध्यान देना, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, पहली कंडीशन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना। देखो a कॉमा बी ए सी कॉमा डी से रिलेटेड होता है कब, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले सेम स्टेप, फॉर एनी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये जो सेट ए है जो कि r क्रॉस r है, हमने मान लिया कि इस सेट के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा ए के फॉर्मेट में, यानी कि a कॉमा ए मतलब डबलेट है ना। तो फॉर एनी a कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ए, अब जरा यहां पर ध्यान देना, क्या a कॉमा ए से रिलेटेड होगा, क्या a कॉमा ए से रिलेटेड होगा। तो देखो a कॉमा ए से रिलेटेड होगा इफ, कब होगा, इफ, देखो कंडीशन देखो यहां क्या है, a कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है कब, अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाते हैं, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्या ये इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब a कॉमा ए जो है वो a कॉमा ए से क्या है, रिलेटेड है। और a कॉमा ए अगर रिलेटेड है a कॉमा ए से, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो r कैसे रिलेशन होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड चेक करते हैं। नाउ सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक देखिए सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी, ध्यान दीजिए। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था पहले आपको दो एलिमेंट क्या होंगे, मानने पड़ेंगे, है ना। तो लेट, यहां पर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, सेट ए को, सच दैट अब यहां पर देखो हमने अभी तो ये माना कि ये दोनों एलिमेंट इस सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और सच दैट a कॉमा बी जो है वो रिलेटेड है c कॉमा डी से। ये हमने मान लिया कि a कॉमा बी जो है वो c कॉमा डी से क्या है, रिलेटेड है। और अगर ये दोनों रिलेटेड हुए तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो a कॉमा बी अगर c कॉमा डी से रिलेटेड है तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो कुछ नहीं करना, इसको लेफ्ट में लिख दो, इसको राइट में लिख दो। तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ लॉजिक होते हैं। आपको सिर्फ सोचना है ना, कि भाई a स्क्वायर, देखिए सिंपल सी बात है, a कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड होगा कब, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि c कॉमा डी भी a कॉमा बी से क्या है, रिलेटेड है, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो अब यहां पर आप क्या करो, राइट वाले को लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट वाले को राइट में लिखो। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, जब ए बी सी डी से रिलेटेड था तो लेफ्ट में a का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। अब यहां पर लेफ्ट में आ रहा सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जो c कॉमा डी है ये रिलेटेड हो गया a कॉमा बी से, और यही तो हमें प्रूव करना था। भाई देखो हमने माना ये था कि a कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है, और प्रूफ ये कर दिया कि c कॉमा डी a कॉमा बी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो r इज सिमेट्रिक। r कैसे रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये बात हमने यहां पर प्रूफ कर दी। थर्ड पे चलते हैं।
थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। थर्ड, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में पहली लाइन फिक्स है ना, क्या लिखेंगे देखो जरा, लेट, अब यहां पर आपको ए कॉमा बी, सी कॉमा डी और डी कॉमा ई, डी कॉमा सॉरी ई कॉमा एफ मानना पड़ेगा कि ये सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। सच दैट, अब सच दैट का पार्ट, आगे का पार्ट मैं आगे लिखता हूं। सच दैट, देखो अब जरा ध्यान देना, सच दैट, देखिए तो ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट ए कॉमा बी जो होगा वो सी कॉमा डी से रिलेटेड होगा, जो ए कॉमा बी होगा वो रिलेटेड होगा सी कॉमा डी से, एंड जो सी कॉमा डी है ये रिलेटेड है ई कॉमा एफ से। तो ये हमने माना है कि ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है और सी डी ई एफ के साथ रिलेटेड है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड अब ये भी रिलेटेड है, तो इसका मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट का पार्ट लेफ्ट के साथ, राइट का पार्ट राइट के साथ। देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए यहां पर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, यहां पर हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, तो क्या मैं यहां से ऐसा नहीं लिख सकता कि ए कॉमा बी रिलेटेड होगा ई कॉमा एफ से? और यही तो प्रूव करना था भाई, यही तो हमें प्रूव करना था कि हमने ये तो मान लिया, ये तो हमने मान रखा था कि ए बी जो है सी डी के साथ रिलेटेड है और सी डी जो है वो ई एफ के साथ रिलेटेड है, मतलब ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है। तो हमें प्रूव करना था कि ए सी के साथ रिलेटेड होगा, और ये हम प्रूव कर चुके हैं भाई, यही प्रूव करना था कि ये इसके साथ रिलेटेड होगा। तो देखो हो गया रिलेटेड। तो सो आर इज ट्रांजिटिव, और अगर आर ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो यहां पर हेंस R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कैसे रिलेशन हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के, है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से देखिए। लास्ट क्वेश्चन को समझने के पहले एक यहां पर इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। कुछ नहीं है, सिंपल है, क्वेश्चन आसान है, बस यहां पर एक नई टर्म आ जाती है, उसको देखना है। देखिए टू इंटीजर ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्करेंस मॉड्यूलो। अब यहां पर इस वर्ड को जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कॉन्करेंस मॉड्यूलो एम। देखो टू इंटीजर ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्करेंस मॉड्यूलो, दो इंटीजर है हमारे पास, एक ए और ए बी, ये दोनों इंटीजर कॉन्करेंस मॉड्यूलो एम कहलाएंगे। कब, अगर a माइनस बी जो होगा वो डिविजिबल बाई m होगा। देखो अगर a माइनस बी का जो डिफरेंस है, a माइनस बी अगर m से डिविजिबल है, अगर m से डिविजिबल है, तो उस पर्टिकुलर a और b को क्या कहा जाता है, कॉन्करेंस मॉड्यूलो m कहा जाता है ना। तो इसका मतलब है a माइनस बी डिविजिबल बाई m एंड v राइट। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो a और यहां पर तीन, देखिए इक्वल में तो दो लाइन आती है, यहां पर तीन है ना, और ब्रैकेट में लिखेंगे MODM। ये इसको एक तरीका और होता है लिखने का, कॉन्करेंसी की फॉर्म में ऐसे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्करेंट, और तीन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसको ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है कॉन्करेंस। तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, 10A, देखो ये क्या है, A कॉन्करेंस मॉड्यूलो M, ये क्या है कॉन्करेंस मॉड्यूलो M, किसका, A और B का। तो यहां पर अब जरा ध्यान देना, अगर आपको
दो इंटीजर का कॉन्करेंस मॉड्यूलो दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि उनका जो डिफरेंस होगा वो m से डिविजिबल होगा। जो यहां पर मॉड m लिखा ना, m से डिविजिबल, मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, एक a और b, और उनका डिफरेंस अगर किसी पर्टिकुलर इंटीजर से डिवाइड हो रहा है, जैसे m से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो a और b है वो कॉन्करेंस मॉड्यूलो है ना, किसका, m का। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पुराना ही है, देखो क्या है क्वेश्चन, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ए क्या है, एक इंटीजर का सेट है। इंटीजर के सेट में क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर आते हैं, बट डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, है ना। और आर इज डिफाइंड, देखो यहां पर रिलेशन को डिफाइन किया गया है, रिलेशन को डिफाइन किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रिलेशन है हमारी, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और m क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है। हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ध्यान देना, देखिए रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, x, y, यानी कि x, y कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा तब अगर x और y का जो मॉड्यूलो है, यानी कि x माइनस y अगर m से डिवाइड हो जाता है तो ये इसमें बिलोंग करेगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप सिंपली ये समझिए कि अगर x माइनस वाई m से डिवाइड हो गया तो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था क्वेश्चन कि x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है या नहीं है, सेम वही चीज है। यहाँ 3 की जगह बस m आ जाएगा। देखो किस तरह से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सेम है, स्टेप भी सेम है। देखिए r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R जो होगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। देखो जल्दी, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे फॉर एनी एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, x, फॉर एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट A। अब जरा यहां पर ध्यान देना, x माइनस वाई m से डिविजिबल होना चाहिए। देखो x माइनस एक्स कितना होता है, 0, विच इज डिविजिबल बाई m। भाई ये तो सभी से डिविजिबल होता है ना, डिविजिबल बाई m, 0 सबसे डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब x माइनस एक्स जो है वो डिविजिबल है किससे, m से। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब यहां पर इसके बाद समझिए कैसे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ x मॉड्यूलो x अंडर द मॉड्यूलस मॉड्यूलो m। बस आपको देखिए, बस बाकी सब कुछ वही है, बस एक स्टेप में आपको ये लिख देना है कि जो x है वो कॉन्करेंस x के साथ अंडर द मॉड्यूलो m। और इसके बाद आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो x के साथ रिलेटेड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमारी जो रिलेशन है वो कैसी है, रिफ्लेक्सिव है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसे रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ x माइनस एक्स जो है वो m से डिविजिबल है। इसका मतलब x कॉन्करेंस मॉड्यूलो है x के साथ अंडर द मॉड्यूलस, अंडर मॉड्यूलस नहीं है मॉड्यूलो है, क्या है ये, मॉड्यूलो है ना, मॉड्यूलो m। सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब आगे चलते हैं, अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब इस पे ध्यान दे जरा, सिमेट्रिक का मतलब देखो, सिमेट्रिक फिर से यहां पर अगेन आप क्या करेंगे, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट A such that x कॉमा y, देखिए such that x कॉमा y बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि x कॉमा y जो है वो रिलेशन को क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। अगर x माइनस वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m। बोलो बात समझ में आ गई भाई। अगर x कॉमा y रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो x माइनस वाई का जो डिफरेंस होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए आगे, अगर x माइनस वाई का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है
तो इसका मतलब x माइनस वाई को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको लिख लेता हूं nm, क्या लिख लेता हूं nm। अब यहां पर n क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, ऐसे लिख देते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान देना, n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि x माइनस वाई m से डिवाइड हो रहा है, मान लो n टाइम्स डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, mn हो जाएगी। अब अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर 6 2 से डिवाइड होता है तो -6 भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो अगर x माइनस वाई m से डिवाइड होता है तो माइनस x माइनस वाई भी तो m से डिवाइड होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर आंसर 3 आएगा तो यहां पर आंसर -3 आएगा। सेम चीज, अब यहां पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब y माइनस एक्स माइनस m इंटू एन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर देखो जरा ध्यान से, अगर x कॉमा वाई m से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स भी क्या है, m से डिविजिबल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा x भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, और अगर y कॉमा x रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब y मॉड्यूलो x है ना, या y जो होगा वो x के कॉन्करेंस होगा अंडर द मॉड्यूलो m। यहां पर भी देखिए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m, तो यहां पर भी एक लाइन आप लिख सकते हैं कि जो x होगा वो कॉन्करेंस होगा y के साथ अंडर द मॉड्यूलो m। बस ये लाइन आपको ऐड करते जाना, बाकी नया कुछ नहीं है। तो यहां पर भी ये मॉड्यूलो, तो अब यहां से आप क्या कह सकते हैं, सो r इज सिमेट्रिक। r कैसे रिलेशन हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। अब आगे देखो ट्रांजिटिव, नाउ ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव और प्रूव करना है। ट्रांजिटिव, अब देखो जरा ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, यहां पर हमें 3 एलिमेंट मानने पड़ेंगे। लेट, देखिए लेट ए कॉमा नहीं एक्स वाई जेड चल रहा है ना, यहां पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट देखिए एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हमने मान लिए कि सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सच दैट। अब जरा ध्यान दो, सच दैट देखो एक्स जो हमारे पास एक्स कॉमा वाई है ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, एंड वाई कॉमा जेड भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। देखो सेम चीज आ गई, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड को भी बिलोंग करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं, देखो जल्दी से। देखो अगर x माइनस वाई इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m, एंड अगर y कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y माइनस जेड बिलोंग्स टू, y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय, y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई m। चलिए अब आगे देखो जरा नेक्स्ट स्टेप। अब अगर x माइनस वाई m से डिविजिबल है और y माइनस जेड भी डिविजिबल है, इसका मतलब x जो होगा वो कॉन्करेंस होगा y के अंडर द मॉड्यूलो m, ठीक है, एंड और जो y भी होगा वो भी कॉन्करेंट होगा z के, कॉन्करेंट होगा z के अंडर मॉड्यूलो m। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो बस एक लाइन है जो हमें लिखनी थी, है ना। दिस इंप्लाइज दैट अगर x माइनस वाई m से डिविजिबल है तो इसका मतलब x माइनस वाई जो होगा वो m n1 लिख सकता हूं मैं। भाई अगर ये m से डिविजिबल है तो डिवाइड करके कुछ तो वैल्यू आएगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू m n1, एंड और यहां पर y माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
mn2 मान लिया, दोनों को ऐड कर दो। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू mn1 प्लस mn2। यहां से y कट गया, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस जेड इज इक्वल टू m, अगर मैं कॉमन ले लूं तो n1 प्लस n2, यानी कि अगेन x माइनस जेड जो है m से डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई m। m से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि देखो m का मल्टीपल आ रहा है ना, तो ये m से डिविजिबल है। और अगर ये m से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये m से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा जेड जो है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन R। और अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, या इससे पहले एक लाइन हमें और लिखनी है, अगर x कॉमा जेड डिविजिबल है m से, तो हम यहां पर लिखेंगे कि x जो है वो कॉन्करेंस है किसके साथ? z के साथ, अंडर द मॉड्यूलो m, है ना। और दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन R। और अगर x कॉमा जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब सो R इज ट्रांजिटिव, सो R इज ट्रांजिटिव। तो R क्या है? ट्रांजिटिव है। और अगर R ट्रांजिटिव है तो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R क्या होगी? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R हमारी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चंस ज्यादा लेंथी नहीं है, सेम स्टेप ही बार बार रिपीट करने। जब आप यहाँ पर मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए, कुछ यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिए हैं, है ना। अगर ये 3 क्वेश्चन आप और कर लेंगे तो मतलब टोटल 9 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अपने आप सॉल्व रजिस्टर में, तो फिर आपको ये सारे जो स्टेप्स हैं इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आपको यहाँ पर एक्चुअल में लॉजिक को समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन के पीछे। तो सिंपल बहुत है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बहुत कम कैलकुलेशन है यहाँ पर, ना के बराबर। बस आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड ही आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप अभी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।